गुड मॉर्निंग। मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो अपवर्तनांक होता है और जो प्रकाश की चाल होती है, तो अपवर्तनांक और प्रकाश के चाल के बीच में क्या रिलेशन होता है। यानी कि हेडिंग हमारा आज का रहेगा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। जैसा कि हम लोग पहले से भी एनसीईआरटी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी के पेज नंबर 192 यानी 192 पेज नंबर में आप देखिएगा, आपको अपवर्तनांक टॉपिक का हेडिंग बनाया हुआ है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो आपको दिया गया अपना बुक निकाल लीजिएगा। बुक निकाल करके ऊपर से जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ पहले उसको मैं समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि देखेंगे आप किताब में आपको लिखा गया है कि आप पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है या दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा गया है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण है और किसी माध्यम में जो तिरछी गमन करते हुए प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि वो अपनी दिशा को क्या करती है, परिवर्तित कर लेती है। जैसा कि अपवर्तन में हमने देखा था। ठीक है, फिर भी एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये क्या है आपका एक ऊपर आपका मान लेते हैं माध्यम है, दूसरा मीडियम 1 है और नीचे क्या है आपका माध्यम कुछ और है 2 है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण अगर तिरछी प्रवेश करती है माध्यम 1 से माध्यम 2 में, जब वो प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, अपनी दिशा को थोड़ी सी क्या करती है, परिवर्तित कर लेती है। दिशा को क्या करती है, परिवर्तित कर लेती है। और यही घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। हम लोग अपवर्तन में पढ़े थे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है और दोनों माध्यम अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं, और दोनों माध्यम अगर हम सेम रखते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपका प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। दोनों माध्यम आपको अलग अलग रहेगा, तब जाकर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक प्रकाश किरण है जो कि माध्यम 1 में है, जैसे ही माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए फिर आपके आगे की लाइन कहती है कि किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के लिए, माध्यमों के युग्म के लिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये माध्यम का 2 युग्म है, एक माध्यम 1 लिखे हैं, एक माध्यम 2 लिखे हैं। अगर आपका मन करे तो हम ऊपर क्या कर सकते हैं, इधर ऊपर वाले का मान लेते हैं हवा है और नीचे क्या मान लेते हैं आपका ये जल है या कांच मान लेते हैं। चलिए कांच, जैसे इसको कांच मानेंगे आप 2 माध्यम हो जाएगा, 2 माध्यम हो जाएगा ना। तो जैसे ही प्रकाश आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, यानी कि हवा से आपके कांच में प्रवेश करेगी, तो एक ये युग्म हुआ, ये क्या हुआ, माध्यम का एक युग्म हुआ। तो जैसे आप एक माध्यम का युग्म दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिवर्तन के विस्तार का मतलब समझिएगा, जैसे कि ये जो प्रकाश किरण थी, अगर सीधे देखा जाए, अगर अपवर्तन घटना नहीं होती तो ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाती, लेकिन अपवर्तन होने के कारण क्या हो रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, यहाँ से इधर की तरफ मुड़ जा रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ये परिवर्तन हुआ है। ये जो विस्तार हुआ, परिवर्तन का विस्तार हुआ, इसी परिवर्तन के विस्तार को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को मेजरमेंट करने के लिए, उसका मेजर करने के लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ता है कि ये अब परिवर्तन का विस्तार कितना हो रहा है, इसी को चेक करना है आपको। आप समझ गए अपवर्तनांक क्या है। ठीक, अपवर्तनांक द्वारा क्या बताया जाता है, तो जब कभी भी जो माध्यम है अगर या फिर एक माध्यम का युग्म अगर लेते हैं और कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन का जो विस्तार होता है, इसी विस्तार को बताने के लिए हम लोग अपवर्तनांक टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये अपवर्तनांक के बारे में हमने ये भी पढ़ा था, ये साइन आई बटा में साइन आर होता है, तो वो भी आपका बिल्कुल स्नेल्स लॉ भी आपका सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो 2 माध्यम के युग्म है, उस पर हमारी चर्चा होगी कि 2 माध्यम के युग्म कैसे हैं और कैसे काम करते हैं। चलिए अब फिर अपवर्तनांक को एक
को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के अपेक्षिक चाल से संबंधित किया जा सकता है। एनसीईआरटी में आपका लिखा गया कि अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि, जो अपवर्तनांक होता है, इस अपवर्तनांक को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, कॉमा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के अपेक्षिक चाल, इसके विभिन्न माध्यम, जैसे आपका जल है तो जल में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, आपका निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, हवा है, हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, कांच है, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होती है। तो विभिन्न माध्यमों में जो भी प्रकाश की अपेक्षित चाल होती है उसके साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। किसको रिलेट कर सकते हैं, तो अपवर्तनांक को हम लोग प्रकाश की चाल से रिलेट कर सकते हैं उसके विभिन्न माध्यमों में, और मेन टॉपिक हमारा यही बना भी है। यह देखा गया कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो भी माध्यम होते हैं, अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है तो क्या होता है, आपका अलग अलग होती है। क्योंकि देखिए कोई माध्यम होता है तो कोई सघन माध्यम है, कोई विरल माध्यम है, ठीक है। तो जो जैसा माध्यम होगा उसके अकॉर्डिंग प्रकाश की चाल क्या होगी, बदलती रहेगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अधिकतम चाल से चलता है। ये आपको एकदम नोट कर रखना है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या नोट कीजिएगा, नोट कर रखना है यहाँ पर कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसको एकदम नोट कर रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। जो कि प्रकाश के किसी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम चाल है। यहाँ पर आपको लिखा गया कि ये जो प्रकाश की चाल है वो किसी भी माध्यम में होने वाली सबसे जो मैक्सिमम स्पीड होती है ही स्पीड है। इससे अधिक प्रकाश की चाल आपका किसी माध्यम में नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रकाश के सबसे अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है, तो ऑप्शन देगा जल में, कांच में, किरोसिन में, निर्वात में, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी किसी भी माध्यम में होने वाली सबसे क्या अधिकतम चाल है। इससे अधिक प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में पॉसिबल नहीं होती नहीं है, एकदम नोट करके रखना है, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है और ये अधिकतम होती है। हाँ, अब हवा है तो हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो थोड़ी सी इससे कम होती है, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा सा ही कम होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है। कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है, लेकिन कांच में जाते हैं या पानी में लीजिएगा प्रकाश की चाल को तो क्या होगा, वो आपका घट जाएगा। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। जैसे दो माध्यम लेते हैं तो दोनों माध्यमों का जो युग्म होगा तो उसके लिए जो अपवर्तनांक होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम निकालेंगे उसका जो वैल्यू होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या है उस पर डिपेंड करता है, जैसा कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। माध्यम बनाते हैं पहले हम लोग यहाँ पर फिगर। ठीक है, ऊपर मान लेते हैं यह हमारा माध्यम 1 रहेगा और नीचे क्या है, माध्यम 2, ठीक है। आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग माध्यम 1 का कुछ हवा ले सकते हैं, माध्यम 2 कुछ ले, लेकिन ये अलग अलग दो माध्यम है। एक आपका माध्यम 1 ऊपर आपका। अब जैसे मान लीजिए माध्यम 1 है तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण अगर आएगी तिरछी, यहाँ पे मान लीजिए पड़ेगी, ठीक। तो कभी भी जब प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगी तो हम लोग अपवर्तन अगर दिखाना है तो सबसे पहले इस बिंदु पर जो आपतन बिंदु है आपका, इस आपतन बिंदु पर क्या करते हैं, हम एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ कर देंगे।
एक अभिलंब हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभिलंब ड्रॉ करने के बाद जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, जैसे ही माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करेगी तो दो केस होता है कि देखना पड़ता है कि माध्यम 1 सघन था कि ये था। ठीक ना, एक तो ऑप्शन होता है या तो वो अभिलंब से दूर भागेगी या तो अभिलंब की तरफ वो झुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि माध्यम कुछ नहीं दिया गया, माध्यम 1 कैसा है, माध्यम 2 कैसा है, फिर भी हम लोग मान लेते हैं। चलिए, प्रकाश की जो किरण है थोड़ी सी अभिलंब की तरफ आपका ऐसे झुककर निकलती है, दिक्कत। पहले जो प्रकाश किरण आ रही थी देखिएगा, अब यहाँ पर जो कोण बनेगा इस कोण को भी लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कोण जो बनेगा इसको क्या बोलते हैं, यह अभिलंब है आपका आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो कोण बनेगा इसको क्या बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो हमने फिगर बनाया, इस फिगर में एक बात और कर सकते हैं, मेरे से मान लेते हैं कि माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल है मानते हैं चलिए V1, और माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल है यहाँ पर वो मान लेते हैं चलिए V2। ये आपको इमेजिन करना है, क्योंकि हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जो अपवर्तनांक होता है और जो प्रकाश की चाल होती है विभिन्न माध्यमों में, उसी के बीच में संबंध को दिखाना है। तो हमने माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को क्या माना है V1, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को हमने क्या मान लिया V2 मान लिया। ठीक है, जो चीज़ माने हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी। कि चलिए देखते हैं, जो हमने फिगर बनाया उसके बारे में हमने लिख भी लिया। जैसे माना कि एक प्रकाश की एक किरण है, प्रकाश की एक किरण है जो कि माध्यम 1 से क्या है माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे प्रकाश किरण थी जो कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, देख रहे हैं क्लियर। और साथ ही में माध्यम 1 में प्रकाश की जो चाल है, माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल है कितनी है V1 है, और माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल है कितनी है V2 है। और ये भी हमने फिगर में वहाँ पर दिखाया है कि माध्यम 1 में क्या प्रकाश की चाल V1 है और माध्यम 2 में क्या प्रकाश की चाल आपका V2 है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हमको ये डिफाइन करना है कि आखिर में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। इसको देखिए कैसे दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, अगर हमको संबंध दिखाना होगा तो लिख सकते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा। देखिए इसको ध्यान रखिए, इसको कैसे लिखते हैं, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे में होता है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। देखिए अब इस पूरे चीज को जो हमने यहाँ पे लिखा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो ये माध्यम 2 का जब आप माध्यम 1 के जब सापेक्ष आप अपवर्तनांक निकालिएगा तो क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल है V1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है V2, इसके बराबर होता है। ये जो पूरा का पूरा है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको कैसे दिखाते हैं देखिए, इसको संकेत में कैसे लिखते हैं, n माध्यम 2 का ना n2 और 1 कैसे लिखे, इसको पढ़ना अगर हमको तो पढ़ेंगे कि माध्यम 2 का माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n21, इसको लिखेंगे। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या है बताइए, V1 है, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या है V2 है। यही आपका हो जाएगा शॉर्ट में। कोई दिक्कत, अगर हमको निकालना होगा माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा निकल कर आएगा यही आपका n2। इसको लिखने का तरीका याद रखिएगा, n21। तो n आपका अपवर्तनांक का संकेत हुआ यहाँ पर, और 2 यानी कि माध्यम 2 का, 1 यानी कि 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसी तरीके से
अगर हमको निकालना रहता, अगला पॉइंट करके इसको लिखेंगे कि माध्यम वन का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो क्या लिखेंगे, देखिए इस पर माध्यम 1 का और माध्यम 2 के सापेक्ष निकालना है, माध्यम 1 का माध्यम 2 का सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, जिसका सापेक्ष निकालना है उसको ऊपर लिखिए, ठीक ना। तो माध्यम 2 का यानी कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और बटे में क्या हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब इसको अगर हमको लिखना है इस तरीके से, तो इस तरीके से लिखने के लिए क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं यहीं पर, यानी कि n माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तन n12 आपका हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 हो जाएगी और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी, ठीक है। n12 बराबर हो जाएगा v2 बटा में v1। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 आगे जरूरत पड़ेगा जहाँ पर इसका हमको यूज भी करना होगा, इस फॉर्मूले का n21 का और n12 का, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है, आपको इस फार्मूले का यूज बहुत सारे क्वेश्चन में करना है, ठीक है। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसका यूज हमको करना है। और इसको कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, इसको एकदम आसानी से समझिए। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। माध्यम 2 का माध्यम 1 का सापेक्ष लिखना है तो n21, ठीक है। माध्यम 2 का माध्यम 1 का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो v1 बटा में v2। और यहाँ पर माध्यम 1 का 2 का सापेक्ष निकालना है तो v2 बटा में v1 आपको कर लेना है। कोई दिक्कत, आपको यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब एक नया टॉपिक देखते हैं। टॉपिक आपका रहेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक और जिसको अंग्रेजी में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो माध्यम 1 दिया गया था, माध्यम 2 आपका दिया गया, 2 माध्यम थे, ठीक है। और माध्यम 1 जो आपका है इसको मान लेते हैं ये आपका क्या है, हवा है, या फिर इसको आप निर्वात मान सकते हैं, या इसको आप निर्वात मान लीजिए, ठीक है। ये हवा है या फिर निर्वात है। और जो दूसरा माध्यम, इस माध्यम को आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 5 भी मान लीजिए, या फिर केवल आप माध्यम 2 ही इसको रहने दीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। क्या करना है आपको माध्यम 1 को क्या कर लेना है, हवा लेना है या फिर निर्वात लेना है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम लोग माध्यम 1 को क्या कर लेते हैं, निर्वात या वायु मान लेते हैं, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में जब हम अपवर्तनांक निकालते हैं माध्यम 2 का, जब हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालिएगा, किसके सापेक्ष निकालिएगा, माध्यम 1। तो माध्यम 1 कहने का मतलब क्या है, आपका हवा है या निर्वात है, तो निर्वात के सापेक्ष जो वहाँ पर आप अपवर्तनांक निकालिएगा, उसी अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं हम लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी कहा जाए ऐसे कि जब हम किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं तो वह क्या कहलाता है, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। फिर सुनिएगा, किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है वही क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो लिखा गया है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो यहाँ पर देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अगर माध्यम 2 का, यहाँ पर माध्यम 1 के जगह पर क्या हो गया है, आपका वायु हो गया है या फिर निर्वात, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, ठीक है। माध्यम 2 का निर्वात या फिर वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जो निकालिएगा। तो अब बताइए,
माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक हमको निकालना है। ठीक, तो इसको अगर लिखना होगा सूचित करने के लिए एक संकेत याद, इसको केवल N2 से दिखाते हैं, N2 से, यानी कि लिखना होगा तो N माध्यम 2 का निकालना है और किसके सापेक्ष निकालना है, तो माध्यम 1। तो माध्यम 1 वहाँ पर आपका क्या है, तो आपका निर्वात है, ठीक है, वैक्यूम है आपका, तो उसके सापेक्ष निकालना है। तो इसको निकालेंगे अगर, तो लिखेंगे क्या कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कहने का मतलब हो जाएगा कि आपका निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल, सॉरी इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में क्या हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, देखो हमने क्या निकाला है यहाँ पर कि माध्यम 2 का, ठीक, किसके सापेक्ष निकाला है, तो निर्वात के सापेक्ष निकाला है। तो अपवर्तनांक हम क्या लिखेंगे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि माध्यम 2 का, जिस माध्यम का आपको निकालना है अपवर्तनांक, उसको हम क्या करते हैं, हमेशा हर में रखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो निर्वात के सापेक्ष निकालना था। अब बताइए इसको सूचित किया जाता है केवल N2 से, ये भी ध्यान रखना, केवल इसको N2 से सूचित करते हैं, यहाँ पर N21 नहीं लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं कि वहाँ पर आपका क्लियर दिखा रहा है फिगर में, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से N2 आप एयर भी लिख सकते हैं, एयर, या N2 भी लिख सकते हैं, भी आपका वैक्यूम होता है। ठीक है, इसकी लेकिन ज़रूरत है नहीं, आप केवल इसको N2 से निरूपित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए, अब N2 अगर हमको लिखना होगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है ना। और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल आपको तो, हमको तो मालूम है नहीं कि माध्यम 2 हमको क्या लेना है, जैसे हमने यहाँ पर कांच लिया है, ठीक है, लेकिन आपका कांच की जगह कुछ भी तो हो सकता, पानी भी हो सकता था, केरोसिन भी हो सकता था। ठीक है, तो अब माध्यम 2 आपका क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब देखिए, हो सकता है इस तरह से आपका क्वेश्चन दे, क्योंकि कभी कभी क्या देगा आप क्वेश्चन में, जो भी निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा उसको क्या करेगा, वो दे देगा कि इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक इतना है, और तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालिए क्या होगा। तो किसी भी चीज़ का जब आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया रहेगा, यही आपका क्या है, यही आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इसको भी नोट करके रखिए ध्यान से, निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका यही है, निरपेक्ष अपवर्तनांक N2। तो क्वेश्चन में आपको जब भी पूछेगा तो आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक देगा, ठीक, और बोलेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालिए क्या होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको निकाल सकते हैं खूब आसानी से। क्योंकि देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि किसी भी माध्यम का जब निर्वात के सापेक्ष आप अपवर्तनांक निकालिएगा तो वो निरपेक्ष कहलाता है, और आप किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं कहलाएगा। जब किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष निकालेंगे अपवर्तनांक तो वही क्या कहलाता है, हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्लियर। अब रहा बात कि यहाँ पर आपको N2 का मान देगा, N2 का मान देगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूछेगा कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यहाँ से इसको इधर कीजिएगा, इसको N2 को इधर लेकर आइएगा, इसको क्रॉस जो भी होगा कटाने वाला कटा दीजिएगा, आपका उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, निकल कर आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत। या फिर अगर आपसे कभी निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछेगा तो उस कंडीशन में क्वेश्चन में आपको माध्यम 2 में प्रकाश की चाल आपको दिया रहेगा, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल नहीं दी रहेगी तो कम से कम माध्यम 2 क्या है ये आपको बताया रहेगा, और आपको याद करके रखना होगा कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, केरोसिन में प्रकाश की चाल क्या होती है, इतना आप याद करके रखेंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ से आपका बन सकता है और क्वेश्चन ऐसा बनेगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तो सभी को याद है। तो ये रहा आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक नोट देखते हैं, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट नोट है।
इन नोट में आपको नोट करना क्या है, देख लीजिए। यदि वायु में प्रकाश की चाल क्या है, c है, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल c है, मान लेते हैं यही आपका है, एक प्रकाश किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और ऊपर वाला माध्यम क्या है आपका, यह आपका वायु, और इसमें जो प्रकाश की चाल है वो क्या है, हमको लेना है यहाँ पर c लेना है, प्रकाश की चाल क्या है, c है। और तथा माध्यम में, यानी ये आपका क्या है, माध्यम है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, माध्यम। और माध्यम में जो प्रकाश की चाल क्या है, v है, इस माध्यम में, यानी इस पूरा जो आपका स्लैब तो आपको दिखा, इसमें क्या प्रकाश की चाल क्या है, v है। तब माध्यम का अपवर्तनांक, यानी उस कंडीशन में ये जो आपका मीडियम है, इस मीडियम का अपवर्तनांक क्या होगा, आपको निकालना है, ठीक है। याद रखिए फिर से, एक प्रकाश की किरण है जो वायु से एक माध्यम में प्रवेश कर रही है, ऐसा समझना है। एक प्रकाश की किरण वायु से एक माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक। तो उस कंडीशन में वायु में प्रकाश की चाल c दी गई है और माध्यम में प्रकाश की चाल आपको v दी गई है। तो जब आपको दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल दी गई हो तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक आपका निकाला जा सकता है दोनों माध्यमों के चालों का अनुपात को लेकर के, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, तो माध्यम तब माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, यानी nm हमको निकालना है, ठीक है। तो जब हम nm निकालेंगे तो nm क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब बताइए, वायु में प्रकाश की चाल आपको कितनी दी गई है, c दी गई है, और माध्यम में प्रकाश काल क्या है, आपको v दिया गया है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से nm बराबर क्या हो जाएगा, c बटा में v, ठीक है। इस पूरे को आप बॉक्स में करके रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक और नोट रखेंगे आप कर कि माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक कहा जाता है। जो भी अपवर्तनांक आप पढ़ते हैं, हीरे का जो पढ़ते हैं अपवर्तनांक 2.42, ये जो भी अपवर्तनांक होते हैं ये क्या होते हैं, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को केवल अपवर्तनांक कहते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर इस बात को कि माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। केवल अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ भी जो हमने निकाला याद रखिए, ये भी क्या है, आपका अपवर्तनांक ही है। कभी भी माध्यम का जब निकालिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का, तो किसी भी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहेंगे, अब आज के बाद से केवल अपवर्तनांक ही कहेंगे, ठीक ना। क्योंकि किसी माध्यम का जब हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वायु के सापेक्ष निकालते हैं। क्लियर रहा आपका यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका क्या है, कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। कुछ जैसे कि दिया गया है, सारणी एक दी गई आपके एनसीईआरटी बुक में, देखिएगा पेज नंबर 193 में कुछ माध्यम है और उन माध्यमों का क्या दिया गया, आपको अपवर्तनांक दिया गया, जिसको आपको नोट करना होगा और आपको उसको याद भी करना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक आपका कितना होता है उसकी बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर आपको वायु का अपवर्तनांक दिया गया है 1.0003 और फिर दिया गया बर्फ का 1.31। ये सारे जो आंकड़े हैं आपको याद करने होंगे। आप एनसीईआरटी से पेज नंबर 193 निकालिएगा, उस किताब में देखिएगा जो भी आपको आंकड़ा दिया गया है, अल्कोहल का कितना होता है, केरोसिन का कितना होता है, सारा का सारा आपको डाटा वहाँ पर दिया गया है। सारे को कॉपी में नोट कर लेना है और उसको याद भी करना है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जल का अपवर्तनांक को देखिएगा किताब में दिया गया है। जल का अपवर्तनांक, ठीक।
अब जल का अपवर्तनांक निकालना है हमको, तो इसको सूचित करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे एन, और यहाँ पे क्या होता है मीडियम होता है ना, तो मीडियम के यहाँ पर वाटर है, तो एन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका डब्ल्यू, यानी कि एन वाटर, यानी कि अपवर्तनांक किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कोई दिक्कत, ये दिया गया है आपको जो 1.33 दिया गया आपको जल का अपवर्तनांक। तो एक चीज़ बताइए, ये जो जल का अपवर्तनांक आपका 1.33 आया है, कहीं ना कहीं आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, केवल अपवर्तनांक बोलते हैं। और ये जो आपका 1.33 आया है, ये क्या है 1.33, इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, ये क्या है। अब जरा सोचिएगा, जल का अपवर्तनांक अगर आपको निकालना है तो कहीं ना कहीं हम इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये निकलता कैसे है, तो वायु में प्रकाश की चाल जो भी होगी और इसके बटे में जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, कहीं ना कहीं वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश का चाल का जो अनुपात है वही क्या आपको दिया गया है 1.33 होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जल का अपवर्तनांक, और आपको दे दिया क्वेश्चन में, तो जल के अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है ये क्या है आपका 1.33 है। अपवर्तनांक क्या होता है, वो क्या होता है आपका प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में, जो भी दो माध्यम होते हैं उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, जो कि हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपको एकदम दिमाग में रखना है, इसका मीनिंग यही निकल कर आएगा, ठीक है। जल का अपवर्तनांक मतलब 1.33, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वायु में प्रकाश की चाल बट्टे में जल में प्रकाश की चाल का जो अनुपात हुआ क्या आपका 1.33 आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार देखिएगा, जो क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है, क्राउन कांच होता है, तो इसका जो अपवर्तनांक दिया गया है, कितना दिया गया है आपका 1.52 दिया गया है आपके किताब में। तो जो एक जो ग्लास है आपका, इस ग्लास का अपवर्तनांक आपको 1.52 दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ आपका कि वायु में प्रकाश का चाल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो बराबर है किसके बराबर होगा आपका, तो वायु में प्रकाश की चाल, या निर्वात भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वायु में प्रकाश की चाल, और इसके बटे में क्या होगा, तो जो आपका क्राउन ग्लास है उस ग्लास में प्रकाश की चाल, क्राउन कांच में प्रकाश की चाल, ये मतलब इसका अनुपात है आपका 1.52। ये क्या है, रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास। क्लियर, इसका मतलब आप समझ गए ना, किसी भी चीज़ का जब अपवर्तनांक देगा तो अपवर्तनांक का मतलब आप याद रखिएगा कि उसका तात्पर्य यही हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या होता है, एक ये अनुपात होता है। अब इसके बाद जो भी किताब में टेबल दिएगा उस टेबल को पूरा नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेने के बाद फिर हम लोग आगे का डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।